नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। अरुणाचल प्रदेश में एक बड़ी दुर्घटना हो गई है, जिसमें भारतीय सेना के 7 जवान एवलांच के कारण बर्फ में दब गए हैं। हालांकि भारतीय सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है और जो स्पेशल टीम थी उन्हें एयरलिफ्ट करके वहां पहुंचाया गया है। दरअसल इस क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से बर्फबारी भी हो रही है और मौसम भी खराब है। दोस्तों, उम्मीद यही करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं कि हमारे देश के ये जवान सुरक्षित रहें। भारतीय वायुसेना का हल्का लड़ाकू विमान तेजस सिंगापुर एयर शो में अपना दम दिखाने के लिए तैयार है। 15 से 18 फरवरी को होने वाले सिंगापुर एयर शो 2022 में तेजस लड़ाकू विमान अपने कौशल का प्रदर्शन करेगा। तेजस ने पिछले साल नवंबर में दुबई एयर शो में अपनी ताकत भी दिखाई थी। इस एयर शो में 4 वायुसेनाएं और 2 कमर्शियल कंपनियों के 8 उड़ान प्रदर्शन और फ्लाई पास्ट कार्यक्रम होगा। साथ ही कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के तेजस के अलावा अमेरिकी वायुसेना, इंडोनेशियाई एरोबेटिक टीम और सिंगापुर वायुसेना इस एयर शो की भागीदारी करेंगी। सिंगापुर में तेजस विमान की भारत के बाहर 5वीं उड़ान होगी। तेजस मार्क 1A अपने पिछले वर्जन के मुकाबले इसमें 43 प्रकार के सुधार किए गए हैं और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये पाकिस्तान की पूरी फाइटर फ्लीट को धूल चटा सकते हैं। यही नहीं, तेजस मार्क 1A चीन के अधिकतर लड़ाकू विमानों का भी सामना कर सकता है और भारतीय वायुसेना के लिए तेजस लड़ाकू विमान बेहद खास भी है। चीन और पाकिस्तान की दोहरी चुनौतियों का सामना करने के लिए तेजस एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। तेजस के मुकाबले में पाकिस्तान अपने JF का दम भरता है। तेजस फाइटर जेट न सिर्फ तेज और हल्का है, बल्कि ये JF-17 के मुकाबले एक ताकतवर इंजन भी अपने साथ रखता है। तेजस टॉप कंटेंडर बना हुआ है रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के टेंडर में, जो कि 36 मल्टीरोल एयरक्राफ्ट खरीदना चाहते हैं, जिन्हें कि वो 2 चरणों में लेंगे। यही नहीं, इसके अलावा HAL अपने लॉजिस्टिक बेसिस को भी स्थापित कर रहा है कई देशों में, जिनमें कि मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और श्रीलंका शामिल है। और सिंगापुर एयर शो में कई देशों की नजर तेजस पर रहने वाली है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम परवेगा को स्थापित किया है और उसको ऑपरेशनल कर दिया है। ये किसी भारतीय शैक्षणिक संस्थान का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर भी है। परम परवेगा की कुल सुपर कंप्यूटिंग क्षमता 3.3 पेटाफ्लॉप्स है। इस सुपर कंप्यूटर को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा डिजाइन किया गया है और इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत विकसित किया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रूस की यात्रा करने वाले हैं। पिछले 23 साल में ये पहला मौका होगा जब कोई पाकिस्तानी प्रधानमंत्री रूस जाएगा। इमरान खान का रूसी दौरा इसी महीने के अंत में शेड्यूल किया गया है। उनके साथ पाकिस्तानी अधिकारियों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी रूस जाएगा। इमरान खान इस समय चीन के दौरे पर हैं। कुछ दिनों पहले ऐसी रिपोर्टें भी सामने आई थी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी पाकिस्तान की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन तब बताया गया था कि पाकिस्तान और रूस के बीच पुतिन की यात्रा को लेकर बातचीत अपनी अंतिम स्टेज में है। हालांकि पुतिन की पाकिस्तान यात्रा को लेकर रूस की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, फिर भी पाकिस्तान उनकी यात्रा को लेकर तैयारियों को जोर शोर से कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान से संबंधों को रूस इसलिए भी मजबूत कर रहा है क्योंकि एक तरफ अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे ने दक्षिण एशिया में जियोपॉलिटिक्स को बदल दिया है और अफगानिस्तान में चीन और पाकिस्तान की बढ़ती दिलचस्पी ने भारत को भी टेंशन में डाल रखा है। और यही कारण है कि इस समय दुनिया का हर एक शक्तिशाली देश इंडो पैसिफिक के साथ अरब सागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को बनाए रखना चाहता है। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के जाने के बाद रूस भी दक्षिण एशिया में अपना प्रभुत्व बढ़ाने को एक मौके के तौर पर देखता है और ऐसे में रूस पाकिस्तान के सहारे तालिबान को साधने और तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे मित्र देशों में शांति स्थापित करने का प्रयास करने में लगा हुआ है। यही कारण है कि पिछले साल अगस्त में व्लादिमीर पुतिन और इमरान खान के बीच कम से कम 3 बार फोन पर भी बातचीत हुई थी। रूस का मकसद है कि पाकिस्तान की सहायता से तालिबान पर कुछ हद तक काबू पाया जा सके। इसके अलावा रूस अपने रक्षा हथियारों की खरीद के लिए नया ग्राहक भी तलाश कर रहा है। दूसरी तरफ रूस अपने तेल और गैस को लेकर भी एक नया ग्राहक ढूंढ रहा है और वो पूर्व सोवियत देशों से होते हुए अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक गैस पाइपलाइन पहुंचाना चाहता है। इसके अलावा रूसी कंपनियां सिंध प्रांत के कराची से पंजाब प्रांत के कसूर तक पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू करने वाली है। रूस पाकिस्तान का एक गैस पाइपलाइन समझौता 2015 में हुआ था। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से 1122 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। यानी पाकिस्तान रशिया को खुफिया जानकारी भी यहाँ की साझा करेगा। बट वहीं दूसरी तरफ रशिया ने भी एक आईना दिखा दिया पाकिस्तान को। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ तौर पर इमरान खान को बोल दिया है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दा है और रशिया द्विपक्षीय मुद्दों पर हस्तक्षेप नहीं करने की नीति पर पूरी तरह से कायम है। और इससे एक बड़ा झटका पाकिस्तान को लगा है क्योंकि अभी हाल ही में ये जो विंटर ओलंपिक्स चल रहे हैं वहां पर ये पाकिस्तान अपनी फजीहत करके भी आया है। पैसा तो मांगने गया ही वो, साथ ही वहां पर फिर कश्मीर का आलाप वो वहां पर रोने लग गया। ऐसे में चीन तो उसका सपोर्ट करेगा ही, लेकिन रशिया ने तो आईना दिखा दिया। आगे रशिया ने कहा कि समाधान भारत और पाकिस्तान को ही निकालना होगा। दोस्तों, चीन की हर चालाकी के बारे में जो कि वो LAC पर कर रहा है उसकी अपडेट मैं हमेशा आपको देता रहता हूँ।
और इस बार फिर से एक और नया खुलासा हो गया है, जिसमें कि चीन अब LAC के साथ यथास्थिति को बदलने के लिए सलामी स्लाइसिंग तकनीक का उपयोग कर रहा है। सलामी स्लाइसिंग क्या होता है वो भी जान लेते हैं। ये तकनीक वो रणनीति होती है जिसके जरिए कोई देश धमकी और समझौते की प्रक्रिया में बांटो और जीतो का खेल खेलते हुए नए क्षेत्रों पर अपना कब्जा करने की कोशिश करता है। भारत जैसे देश अपने पड़ोसियों के साथ बढ़ते तनाव के बीच अक्टूबर 2021 में अपनाया गया चीनी भूमि कानून, जिसे कि चाइना ने 1 जनवरी 2022 से लागू करना शुरू कर दिया। और ये पूरा का पूरा कानून वन साइडेड है, जो कि चाइना के फेवर में जाता है। बताया जा रहा है कि चीन ने यह दावा किया है कि वो प्रादेशिक संप्रभुता और भूमि सीमा की दृढ़ता की रक्षा करेगा। ऐसे में चीन का ये भूमि सीमा कानून सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन रणनीति को मजबूत करेगा और चाइना के इस नए लैंड कानून का भारत के लिए प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि इससे चीनी सेना भारत द्वारा अपनी सीमा के पास बुनियादी ढांचों के विकास को रोक सकती है। इसके अलावा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बती खानाबदोशों को सीमावर्ती जिलों में गांवों के लिए भी धकेल रही है, जैसे कि मैंने कल भी बताया था। और चीन ने सलामी स्लाइसिंग तकनीक के तहत नेपाल और भूटान के सीमावर्ती इलाकों में भी कई तरीके के कस्बों को तैयार कर लिया है। चीन तिब्बत पर अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए इस नए लैंड कानून की रणनीति का इस्तेमाल करेगा। साथ ही LAC के पार अपनी बस्तियों का विस्तार करने में भी वो इसका इस्तेमाल करेगा। यही नहीं, इसके अलावा स्थानीय निवासियों का वो शोषण भी करना चाहेगा और जिन खानाबदोशों को वो वहां पर भेजना वाला है, जिनको वो वहां पर बसाएगा, उसका उद्देश्य, जैसे कि आप सबको मालूम है कि उसका इस्तेमाल पहले तो घर बनेंगे, उसके बाद उन घरों में ये लोग रहेंगे जो तिब्बती होंगे, और बाद में इनका इस्तेमाल सैन्य बंकरों के रूप में या सैन्य अड्डों के रूप में किया जाएगा। इसलिए ध्यान देने की अति आवश्यकता है। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच अमेरिका ने यह चेतावनी दी है कि पुतिन की सेना अगर चाहे तो मात्र 72 घंटे में यूक्रेन की राजधानी पर कब्जा कर सकती है। अमेरिकी सेना के चेयरमैन ने बताया कि यूक्रेन पर अगर रूस हमला करता है तो यूक्रेन के 15,000 सैनिकों और रूस के 4,000 सैनिकों की मौत हो सकती है। वहीं अन्य खुफिया चेतावनी ये दी गई है कि इस हमले की चपेट में आने से 50,000 आम लोगों की मौत हो सकती है। और अब इस चेतावनी के बाद अमेरिका के कई सांसदों ने इस बात पर चिंता जताई है कि बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन के मामले में तेजी से सैन्य सहायता देने के लिए कदम क्यों नहीं आगे बढ़ा रहा, जिसमें कि उन्हें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें और रॉकेट लॉन्चर सिस्टम तक शामिल हैं, जो कि रूस से यूक्रेन का बचाव कर सकेंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने भी चेतावनी दी है कि रूस यूक्रेन पर किसी भी दिन हमला कर सकता है। उन्होंने कहा कि संघर्ष की शुरुआत हुई तो मानवता को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं इस बीच यूक्रेन ने अमेरिका के इस डरावने वाले दावे को खारिज कर दिया। यूक्रेन ने कहा कि हम अमेरिका की चेतावनी पर विश्वास नहीं करते। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने बताया कि अमेरिका के दावे पर कई तरीके के सवाल उठ सकते हैं और हम इस तरीके के परले की भविष्यवाणी पर भरोसा नहीं करते और यूक्रेन किसी भी घटनाक्रम के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि आज हमारे पास मजबूत सेना है, दुनिया भर से समर्थन है, हमें नहीं बल्कि हमारे दुश्मनों को हमसे डरना चाहिए। DRDO ने अपने एयरबस A319 एयरक्राफ्ट बेंगलुरु के सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम फैसिलिटी में ट्रांसफर कर दिया है। इस एयरक्राफ्ट में कई तरीके के रूडोमेट्री सेंसर्स और इंस्ट्रूमेंट लगाए जाएंगे और इंडियन एयरफोर्स का क्रू इसकी सॉर्टीज लेगा। साथ ही इस सिस्टम के बारे में फैमिलियर होगा सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम के अधिकारियों के साथ मिलकर। एयरबस 319 फ्लाइंग टेस्ट बेड का इस्तेमाल अपग्रेडेड एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सेंसर पैकेज स्वीट के डिजाइन और डेवलपमेंट की टेस्टिंग के लिए भी किया जाएगा। साथ ही इसका इस्तेमाल नेत्रा मार्क 2 एयरक्राफ्ट, आई स्टार एयरक्राफ्ट और C295 में जो स्वदेशी मल्टी मिशन मैरिटाइम एयरक्राफ्ट है उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। टॉनबो इमेजिंग ने कहा है कि वो भारत की पहली कंपनी बन चुकी है जिन्होंने सी थ्रू आर्मर टेक्नोलॉजी, जिसे कि स्टार कहा जाता है, उसे विकसित कर लिया है और अब वे स्टार का एक नया वर्जन बना रहे हैं जिसमें कि जो ये नया स्टार होगा उसका साइज, वेट और पावर रिडक्शन 30% तक का कम होगा। आपको बता दें कि स्टार पैनोरामिक इमेजिंग सिस्टम है जिसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी आर्मामेंट सिस्टम में लगाया जाता है और इसमें मल्टी सेंसर्स हैं जो कि हर मौसम, दिन और रात में काम करते हैं और ये एक बेहतर सॉल्यूशन भी है, यानी कि एक बेहतर हल भी है नेक्स्ट जनरेशन के इन्फेंट्री व्हीकल्स और टैंक्स के लिए। तो दोस्तों ये तभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।